नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। 62 दिनों तक चली चुनाव प्रक्रिया के बाद में आज बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और साथ ही पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, केरल में एलडीएफ और साथ ही असम में भाजपा ही सरकार बनाती हुई दिख रही है, जो पहले से थी। लेकिन तमिलनाडु में जरूर बदलाव हुआ है, जहां पर द्रमुक सरकार बनाने के करीब है। वहीं पर पुडुचेरी की बात करें तो एनडीए की सरकार यहां पर बन सकती है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1972 से अब तक बीते 49 साल में बंगाल में ये 11वां चुनाव है और जो पार्टी जीत रही है उसका 200 प्लस सीटों का ट्रेंड जो है वो अभी भी बरकरार दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने साल 2016 में 211, साल 2011 में 228 सीटें अपने नाम करी थी। उससे पहले 7 बार लगातार लेफ्ट ने यहां पर चुनाव जीता था। सिर्फ एक बार साल 2001 में लेफ्ट को 200 से 4 सीटें कम यानी कि 196 सीटें मिली थी। बाकी चुनाव में लेफ्ट को हमेशा ही यहां पर 200 सीटों से ज्यादा सीटें मिलती रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों के दौरान भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी लगातार एक दूसरे पर काफी हमलावर नजर आई, जहां पर बीजेपी की मोदी सरकार ने ममता सरकार पर यहां पर सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, मीडिया, पैसे और साथ ही दल बदलुओं को लेकर जमकर दबाव डालने की कोशिश करी। लेकिन बंगाल की जनता ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर अपना भरोसा जताया है और बंगाल की सत्ता में आने का मौका एक बार फिर से ममता बनर्जी को दिया। तो वहीं पर बंगाल में रुझानों को देखें तो फिलहाल इस वक्त भी ममता बनर्जी 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके नतीजे आज आ रहे हैं। लगभग कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर स्थितियां स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है, तो कुछ ऐसे राज्य हैं जिन पर अभी रुझान बना हुआ है। लेकिन कह सकते हैं कि लगभग 1-2 घंटे के बाद में वहां पर स्थितियां पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि वाकई किसकी सरकार यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ आप जो जुड़ गए मेहमान, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। तो आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज मिश्रा जी, न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही, जिस तरीके से एक पत्रकार होने के नाते आपने इतने चुनाव अपने कार्यकाल में देखे होंगे, हमेशा हार जीत भी आपने लोगों की देखी होगी, बहुत सारे ऐसे वादे जो यहां पर चुनावी रैलियों के दौरान किए जाते हैं उन्हें टूटते बिखरते हुए भी देखा होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प चुनाव था, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है मिश्रा जी, वो वहां पर पहुंच गए थे और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांटे का मुकाबला यहां पर होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से रुझान देखने को मिल रहे हैं, मनोज सर, कह सकते हैं कि वाकई काफी पीछे यहां पर बीजेपी दिख रही है। प्रीति जी, लगभग 2006 से मैं बंगाल में नियमित महीने में 15 दिन रहता हूँ और पत्रकारिता का आधा समय मैं बंगाल और नॉर्थ ईस्ट को दे रहा हूँ जी। मैं आपको क्रम वाइज इस बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि 8 चरण और 292 सीटों पे क्या स्थितियां बनी 2014 के बाद, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि 2008 से सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन से ममता का 2011, 2016 और 2021, 2014 का जिक्र मैं इसलिए करना चाहूंगा कि ममता का आना और वामपंथ का धीरे धीरे जाना। अन्य राज्यों की बात हम यूपी की कर लें, बिहार की कर लें, मध्य प्रदेश कर लें, छत्तीसगढ़ कर लें, इससे हमेशा इतर राजनीति रही है बंगाल की। बंगाल की राजनीति में कैडर ट्रांसफर होता है, कैडर को चलाता है ग्राम स्तर पर क्लब और शहरी क्षेत्र में भी कॉलोनियों के क्लब। तो इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2019 में इनको 18 सीटें मिली लोकसभा की, उसके बाद ये 2021 के चुनाव को भाजपा वर्सेज ममता या ममता वर्सेज मोदी करके जिस तरीके लड़ा गया, तो लगातार मीडिया के माध्यम से और सारे चाहे सोशल मीडिया हो, हर तरीके से ये साबित करने की कोशिश की गई कि ममता 2 मई दी गई कि नारा आपने कई बार सुना होगा। लेकिन चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे आप सबके चैनल के माध्यम से, एक बात मैं बार बार कह रहा था कि ममता का जाना इतना आसान नहीं है। कारण क्या है कि दरअसल अगर मैं मोदी जी की राजनीति की बात कर लूं, प्रधानमंत्री हैं, जब ये गुजरात में हुआ करते थे तो विधानसभा चुनाव आने से पहले लगभग 30 से 40% विधायकों या सिटिंग मंत्रियों को टिकट काटते थे। तो जो लोग 2016, 17, 18 के बाद
या 19 के बाद भारतीय जनता पार्टी में टीएमसी छोड़ के जाने लगे, चाहे मुकुल राय की बात कर ले, और अंत में आप ये समझिए कि 3 चरण चुनाव के बाद जैसे नामांकन हो रहे थे, उस दौरान बहुत सारे सिटिंग एमएलए टीएमसी छोड़ करके भाजपा में जाते रहे। लेकिन ममता का स्तर बहुत बड़ा है। ममता बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी, मोदी चुनाव, बड़ा प्रचार, बड़ी पार्टी, बड़ा कैडर, लेकिन क्योंकि बूथ स्तर के मैनेजमेंट में ममता की विजय हमें दिख रही थी। हम लोग बूथ पे इस बात को एहसास भी कर रहे थे। और वोट ऑफ परसेंटेज देखिए, वहां पर कांग्रेस का खत्म होना, वामपंथ खत्म होना, वो जगह भारतीय जनता पार्टी ने ऑक्युपाई कर ली है। लेकिन ममता की लोकप्रियता में कोई कमी प्रीति जी नहीं है। बिल्कुल जी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मनोज सर अभी आपने बताया कि वाकई ही तमाम यहाँ पर आपकी ओर से जो भी कार्यकाल में चुनाव देखे गए हैं, तो आपने कहा कि वाकई बेशक यहाँ पर कितने ही आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ममता बनर्जी की जो लोकप्रियता थी पश्चिम बंगाल के लोगों में, वो यहाँ पर कम होती हुई नजर नहीं आ रही थी। क्या वजह मानते हैं? अगर हम आंकड़ों की बात करें मनोज मिश्रा जी, क्या कुछ ऐसी वजह है, क्या कुछ ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से यहाँ पर ममता बनर्जी इतनी आगे बढ़ती हुई नजर आई? प्रीति जी, एक जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे हम यूपी में योगी की बात कर लें, केंद्र में मोदी की बात कर लें, तो हम इनसे व्यक्तिगत कोई आरोप लगाने में राजनीतिक करियर में सफल नहीं होते। उसी तरीके से ईडी हो, चाहे वो शारदा हो, चाहे वो सीबीआई हो, वो ममता को घेरने में कामयाब नहीं रही, क्योंकि ममता पर ऐसा कोई आरोप ना ही साबित हुआ है और ना ही लोगों को दिखा है। दूसरी बात, जो आरोप बार बार लगते थे 2008, 2009 या वामपंथ पर की विकास की बात, ममता ने वाकई में पिछले 10 सालों में 2011 से 21 के बाद उसको काम पर किसी ने नहीं घेरा, विकास पर किसी ने। आपने जितनी रैली देखी होगी, भारतीय जनता पार्टी के सारे स्टार प्रचारक, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के प्रभारी, 10, 12, 15 विधानसभा के प्रभार थे, लेकिन ममता पर बाकी आरोप प्रत्यारोप करिए, लेकिन आप साबित नहीं कर सकते। तो ममता की जो पृष्ठभूमि है, या ममता का जो कैडर है, या ममता का जो राजनीति करने का तरीका है, या ममता का जो जनाधार है, उसमें कोई भी गिरावट नहीं आई है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये है कि मोदी वर्सेस ममता में ममता का फायदा हुआ है, क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली का चुनाव नहीं था, चुनाव बंगाल का था। बंगाल के चुनाव में ममता के कैडर का कोई कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी अगर खड़ा करती, तो मुझे लगता शायद इससे बेहतर परिणाम आते। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग छोड़ के गए अंतिम समय में, इनके ऊपर भी एंटी इनकम्बेंसी के आरोप थे। ऐसा नहीं था कि ये दूध को धुले थे। तो 10 साल की सरकार चलाने के बाद अगर आपके सारे सिपा सलार या सारे बड़े मंत्री आपकी पार्टी को छोड़ के जाते हैं, तो आरोप अगर पार्टी पर लगता है, तो कैडर के बाकी लोगों को काम करने का मौका मिलता है। दूसरा, एक और जो बड़ी बात रही है कि ममता ये चलाने में सफल हो गई। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम लोग जात धर्म की बात करते हैं। चुनाव को जब अंतिम समय आता है, तो बूथ स्तर पर हम ये तय करते हैं, और टिकट का बंटवारा भी हम कहीं न कहीं उन्हीं सब चीजों को लेकर देते हैं। ममता उसमें कामयाब रही। महाराष्ट्र का और बिहार का ओवैसी फैक्टर, या मुसलमान वोटों का बिखराव, या बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बंगाल में काम नहीं की, और ममता अपने लक्ष्य में कामयाब। जी बिल्कुल। मनोज जी, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी भी चर्चा में आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें बीजेपी से हमारे साथ पंकज जोशी जी जुड़ गए हैं। पंकज जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी पंकज जोशी जी, पहला सवाल तो मेरा यही, जिस तरीके से रुझान जो सामने आ रहे हैं, कह सकते हैं वाकई आप भी अभी यही करेंगे कि पूरी तरीके से रिजल्ट अभी नहीं आया, तो कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 85 के आसपास सीटें आती हुई नजर आ रही है, कैसे आप सरकार बनाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे? देखिए प्रीति जी, 2 बड़ी बातें। राजनीतिक चुनाव के अंदर जब हम देखिए, हम वो पार्टी के लोग हैं जो है बहुत जीरो से शुरू हुए, और 2 सांसदों वाली पार्टी, और 2 सांसदों वाली पार्टी जो है, आप देखिए कि लक्ष्य को हम लगातार लेकर के चले, और जब लक्ष्य लेकर के चले, तो आज हम जो है लगभग पूरे देश में जो है, क्योंकि हम तो हमेशा यही चीज सुनते आए थे कि ये क्षेत्रीय पार्टी है, शहरों की पार्टी है, बहुत छोटी पार्टी है, ये कहाँ तक जो है जाएगी, ये एक नॉर्थ की पार्टी है। अब हम जो है, क्योंकि देखिए चुनाव, कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव को जो है बड़ा चुनाव लेकर के चलती है, और पूरा अपना जो है दमखम, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत सब कुछ करके चलती है। और उसके बाद भी जो परिणाम आते हैं, देखिए परिणाम तो बहुत ऐसा कोई नहीं थी। वेस्ट बंगाल का परिणाम, पहला परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पास में, बहुत सारे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसे आए हैं,
और जो वहां पर हमारी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, हम 3 सीटों पर थे आज। लेकिन सर जिस तरीके से तैयारियां पंकज जी यहाँ पर नजर आ रही थी, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, हर कोई वहां पर जाकर रैलियां कर रहा था, हर कोई वहां पर लोगों को अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए अपील करता हुआ नजर आ रहा था। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद भी थी कि यहाँ पर हमारी सरकार बनती हुई नजर आएगी। तो इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं बुरा जरूर लग रहा होगा कि जो सपने यहाँ पर टूटे आप लोगों के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1-2 व्यक्ति गए थे और वहां पर चुनावी रैली करी और आ गए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। नहीं देखिए मैं आपको दो बात पे, आपकी कुछ बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ बातों पे आपसे बात करता हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े लोग, ये बड़े लोग देखिए कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के कैडर से बड़े लोग थे, बड़े हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय पूरे नेता है। और किसी चुनाव में आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी क्या बिहार चुनाव में नहीं गए, यूपी चुनाव में नहीं गए, या कहीं चुनाव में नहीं गए? देखिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है, सारे लोग जो है पूरे के पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व जाता है वहां पर, तो इसमें कहीं कोई चीज नहीं है। लेकिन जितनी आपने जो बात कही कि कहीं ना कहीं हमें उम्मीद इससे ज्यादा थी, हमें लग रहा था कि हम चुनाव जो है सफल रहेंगे, कुछ सीटें हमारी कमजोर रही है या किसी कारण से कम। देखिए इसमें चिंतन होता है, मनन होता है, मनन होने के बाद लगातार जब चीजें आती हैं तो इसका जो है हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें रही क्यों नहीं, लेकिन फिर भी ये हम कह सकते हैं कि वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के काम, और हम 3 सीटों पर रहने वाले जो है आज वहां पर 2 पार्टियों में से सेकंड नंबर की पार्टी आज हम हैं। जो लोग ये कहा करते थे, जिन्होंने 7 बार का शासन जो किया, क्योंकि एक रिकॉर्ड वहां पर जो है इस देश के जो रिकॉर्ड बने हुए हैं, उन रिकॉर्ड में जो है पार्टियों के रिकॉर्ड में जब 6-6, 7-7 बार कहते थे वो वहां से हिलेंगे नहीं। आज उनकी हालत जो है मेरे ख्याल में ऐसी हो गई है कि शायद वहां उनको जगह भी तलाशना मुश्किल हो गया। तो जो मनोज भाई ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी की हार कैसे देखते हैं आप पंकज जी, और साथ ही क्या कुछ ऐसी कमी आपको नजर आती है कि वाकई यहाँ पर आपका आंकड़ा जो है वो दहाई पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा? देखिए मैं कह रहा हूँ शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु नहीं भाई तो करे कहने शुभेंदु अधिकारी जी की आप बात करें तो शुभेंदु अधिकारी जी का मार्जिन देखिए ना। शुभेंदु अधिकारी जी लगातार जो है जिस तरीके से कांटे की टक्कर दी है, एक इतनी बड़ी पार्टी की नेता को उसके सामने चुनाव लड़ करके खड़ा होना और उसके बाद में ये टक्कर होना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी चीज है। और एक बहुत इतना कम मार्जिन, मेरे ख्याल में इतना लिटिल मार्जिन, ये तो देखिए उनके जो बड़े नेता है उनको देखना पड़ेगा कि ऐसे क्या कारण थे। क्योंकि आप कहीं भी देखिए कि जो वहां पर सबसे बड़ी पार्टी के, आज मोदी जी चुनाव लड़ते हैं जी, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब चुनाव लड़ते थे तो मुझे बताइए उनका एक अंतर का क्या होता था। अडवाणी जी चुनाव लड़े, एमपी का चुनाव लड़े, वहां से कितनी बार जाते थे, जबकि वो राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्रीय नेता पूरे देश में घूमते थे, लेकिन कितना मार्जिन होता था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं इन चीजों पे जो है हम जो है वहां पर गए और वहां जाने के बाद जिस तरीके की हमारी सीटें हैं, जिस तरीके हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया और पूरे लगन और जोश के साथ काम किया, हो सकता है मनोज भाई ने जो कहा कुछ हो सकता है यदि कोई कमियां रही होंगी तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और वहाँ का जो प्रदेश नेतृत्व क्या करें। ठीक है पंकज जी, आगे बढ़ते हैं चर्चा में। आपको बता दें टीएमसी प्रवक्ता मंजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। मंजीत सिंह जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैडम। जी मंजीत सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां आपको, जिस तरीके से लगातार आप लोग जीत की तरफ अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो सपने थे, तमाम जो वादे लोगों से आपने करे थे, कहीं ना कहीं अब उम्मीद कर सकते हैं कि वो वादे, वो सपने पूरे होते हुए नजर आएंगे। मेरा सवाल आपसे यही कि ये जो जीत का आंकड़ा फिलहाल आप देख रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कि वाकई ही जो 10 सालों में यहाँ पर टीएमसी की सरकार ने रहकर कामकाज किए थे, जो विकास किया था, उसकी बदौलत यहाँ पर जीत आपको मिलती हुई नजर आ रही है, या फिर जिस तरीके से अभी मनोज मिश्रा जी ने बताया कि मोदी और ममता वर्से जो किया गया है उसका कहीं ना कहीं फायदा यहाँ दीदी को मिलता हुआ नजर आया? देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि दीदी का काम यहाँ पे काम कर गया। दीदी का जो तृणमूल, जो जमीनी सतर पे जो घास की तरह जुड़ा हुआ उसका जो मोटो था उनका, और जिसकी वजह से वो लोगों के साथ जमीनी सतर पे जुड़ी हुई थी, लोगों के काम हो रहे थे, तो वही काम किया है। और दूसरी बात के लोगों ने, तो बंगाल के लोग जो है वो बहुत ज्यादा देशभक्ति वाले लोग हैं। वो सुभाष चंद्र बोस की धरती है, वो टैगोर की धरती है, तो वहां पे लोगों को देश की धरती से प्रेम है और वो गद्दारों को पसंद नहीं करते हैं।
जो भी लोग जो पार्टी से गद्दारी करे, देश से गद्दारी करे, गद्दार गद्दार होता है। जो आज पार्टी के साथ गद्दारी कर गया वो कल को देश के साथ भी कर सकता है। इसलिए लोगों ने गद्दारों को नकार दिया है और दीदी की देशभक्ति को, दीदी की लोगों के प्रति प्रेम भावना को, दीदी की सादगी को, दीदी में बहुत से गुण हैं। दीदी में बहुत से गुण हैं, उन सभी गुणों के आगे मोदी का जो वो था वो फीका पड़ गया। जी पंकज जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो करता हूँ मंजीत जी को बधाई देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो है जिनकी बात की, जिन सुभाष चंद्र बोस की बात करी, तो जिस पार्टी में दीदी थी उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया ये सब जानते हैं, पूरा विश्व देश जानता है। और ये जो बेसिकली इनका एक शब्द जो युद्ध किया उन्होंने, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी जो है इन शब्दों के जो है, आज चुनाव आप जीत रहे हैं, आप ये है, लेकिन इसका जो है इतना गरूर और घमंड जो है दिखाई देता है वो ठीक नहीं है। और इस देश का पूरा, मैं कह रहा हूँ बंगाल ही नहीं बल्कि इस देश की एक एक धरा जो है वो पवित्र है, राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है और यहाँ पर जो है वीर भूमियां हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये केवल जो है एक छोटे से चुनाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, राष्ट्र को एक रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसलिए कम से कम आप आज चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीतने की तरफ है, तो अपने शब्दों पर कम से कम जो है एक शालीनता रखेंगे तो मेरे ख्याल में जो है इस राष्ट्र के लिए भी ठीक होगा और प्रदेश के लिए भी ठीक होगा। ठीक है मनोज जी, एक आखिरी कमेंट आप दीजिए, उसके बाद में केवल जी आपके पास आऊंगी मैं। नहीं, मैं प्रीति जी कहना चाह रहा था कि मंजीत जी आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं चूंकि बांग्ला संस्कृति, बांग्ला कल्चर और बंगाल से बहुत तरह से परिचित हूँ। आपकी सारी बातें ठीक है, पर हैट्रिक की बधाई पर में बड़े मन से छोटी बातें नहीं होती है। मोदी जी के प्रयास को, उनकी टीम को, उनके संगठन के काम को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी लड़ाई इससे पहले हमेशा वामपंथ और कांग्रेस वहां शून्य की तरफ चले गए। अब अगली लड़ाई भविष्य में जब भी होगी, या ये कह सकते हैं कि विधानसभा में मजबूत विपक्ष के तरीके से भारतीय जनता पार्टी आपको मिलेगी। रही बात बड़े नेता और छोटे नेता की कद में जीत के अंतर की बात है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। नंदीग्राम में इतने कम मार्जिन से शुभेंदु अधिकारी का हारना, क्योंकि ममता जी का पूरा फोकस पूरे प्रदेश के या तो 292 विधानसभा सीटों पे था, अकेले नंदीग्राम पे या सिल्लोर पे नहीं था। और प्रीति जी एक बात ये कहना चाहेंगे कि बदली परिस्थिति में राजनीति भी, और इस बिल्डिंग का नाम वहाँ नवान्ना है, अब राइटर्स बिल्डिंग नहीं रह गई, नवान्ना बिल्डिंग हो गई है। ममता जी नई बिल्डिंग बनाई है सचिवालय की, तो सचिवालय में अब भारतीय जनता पार्टी 3 नहीं होगी, हो सकता 80 हो, 83 हो, 90 हो, और वो आपके विकास के काम के अलावा सड़क पर आपको घेरने का भी काम करेगी। लेकिन जहां तक रही बात ममता जी के, उनके ऊपर जनता ने विश्वास किया, भरोसा किया। और प्रीति साथ में एक बात और कि जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों का लगातार गिराव होता जा रहा था, अगर हम दक्षिण टीआरएस वगैरह को छोड़ दें तो एक संजीवनी जरूर मिलेगी उत्तर प्रदेश के बाकी अन्य लोगों को, कि अगर ईमानदारी से, मेहनत से सड़क पे काम करेंगे लोगों के साथ रह करके, और उन पे कोई आरोप नहीं लगे जगह आय के अधिक संपत्ति या बाकी किसी घोटाले का, तो वो मुकाबला कर सकते हैं। हार जीत कोई असंभव नहीं है। बिल्कुल, और इस बात से भी मनोज जी इनकार नहीं कर सकते ना कि कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टी है उन्हें अपने क्षेत्र के बारे, अपने राज्य के बारे में ज्यादा पता होता है। वो लोग वहीं पे रहते हैं, उन्हें पता है कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, दोबारा आपका रुख करूंगी। इसी बीच एक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, आपको बता दें कांग्रेस प्रवक्ता केवल डिंगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार जी केवल जी, मेरा बस एक ही सवाल आपसे, फिलहाल जो रिजल्ट निकलकर सामने आ रहा है, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे आप, कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, अब जो जीता वो सिकंदर। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, जिस तरह से देश के अंदर हालात हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन बेड की और हॉस्पिटल्स में कमी है, हॉस्पिटल नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीन की कमी है, इस समय देश दूसरी मामले में बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी को वोट मिली है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लोगों ने इस पार्टी को वोट दी क्यों है, ये भी समझ नहीं आ रहा। और इतनी सीटें बीजेपी को जहां मिली है वो क्यों मिली है, ये समझ नहीं आ रहा। जिस तरह से अव्यवस्था देश के अंदर फैली हुई है, और वो उसके लिए जिम्मेदार जो है वो बीजेपी की मोदी सरकार है। और इन्होंने किस मुंह से चुनाव लड़ा और लोगों ने इनको वोट क्यों दी है, ये आश्चर्यजनक बात है। तो मतलब लोगों की गलती है, इसमें बड़ा विषय है आश्चर्यजनक कि लोगों ने इन लोगों को किस तरह से वोट दे दी, और जितनी भी सीट बीजेपी को मिली है वो क्यों मिली है, किस कारण से मिली है। 7 साल में कोई काम नहीं किया जिस पार्टी ने, उन लोगों को फिर भी वोट दे दी गई। जी
केवल सर, तो मतलब आप साफ ये कहना चाहते हैं कि जनता का जो जनाधार है, जनता ने जो यहाँ पर लोगों को वोट देकर जिताया है, आप उस जनता की आवाज को यहाँ पर साफ नकार रहे हैं। आप जनता पर ही सवाल उठा रहे हैं कि उनकी ओर से क्या कुछ देखकर यहाँ पर इनको मौका दे दिया कि 85 के आसपास सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही है। नहीं, देखिए मौका तो नहीं दिया, क्योंकि आप देखिए पश्चिम बंगाल में इनका सारा फोकस था बीजेपी का। आप मुझे ये बताइए, ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप केवल जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप हम बाद में लगाएंगे ना, पहले डिस्कस करते हैं ना इस बात को लेकर कि आप कहां स्टैंड करते, क्या स्थितियां ऐसी आई कि यहाँ पर आपका नाम तक नहीं दिखाई दे रहा, क्या कुछ ऐसा, कोई तो वजह रही होगी ना। और कोई, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी की ओर से अच्छा प्रदर्शन किया गया, बीजेपी ने इतना कुछ किया, नहीं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट बीजेपी जिस तरीके से पिछले चुनाव की बात करें विधानसभा की, तो 3 सीटों से अगर 80 के आसपास भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर स्टैंड करती हुई नजर आ रही है, तो उनकी ओर से कुछ तो मेहनत की गई होगी, कुछ तो उन्होंने लोगों को ऐसे लुभावने वादे दिलाए होंगे, या कहीं ना कहीं लोगों ने उनकी किसी बात पे तो भरोसा किया होगा। तो जनता की बात तो नहीं निकाल सकते। आप बस ये बताइए कि आप जो कांग्रेस की पार्टी की स्थिति वहां पर नजर आ रही है, उसको लेकर क्या स्टैंड है आपका, क्या लगता है, क्या वजह रही, क्या कुछ खामियां रही यहां पर आपकी? देखिए, जहां तक 5 स्टेटों की बात है, आपने जो खामियों का जिक्र किया, तो मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं, 5 स्टेटों के अंदर हम जो है डीएमके के साथ जो है सरकार बना रहे हैं तमिलनाडु के अंदर। और अच्छा। दूसरी बात है, जहां तक पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में दोबारा ममता बनर्जी रिपीट कर रही हैं। जो तीसरी स्टेट है केरल, पर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के साथ तो नहीं थे ना आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। सीपीआई तीसरी स्टेट में रिपीट कर रही है। अच्छा। चौथी स्टेट थी पुडुचेरी, अभी उसका चुनाव का रिजल्ट नहीं आया। असम के अंदर बीजेपी की एज जो है वो 70-75 सीट से ऊपर है। वो मैं मानता हूं कि हम वहां पे 40-45 के पीछे हैं, और थोड़ा सा 10-15 सीट जो है बीजेपी 73 सीट पे राउंड है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि वहां पे थोड़ा सा बीजेपी को वो सीट ज्यादा दे दी लोगों ने। पर मैं यही आश्चर्यजनक हूं कि जिस तरह से लोगों ने ऑक्सीजन, बेड, हॉस्पिटल, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि बिल्कुल केवल डींगरा जी, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर आप अंदर अपनी पार्टी के अंदर अपने नेताओं से बातचीत करने की बजाय, मंथन करने की बजाय कि क्या कुछ ऐसी कमियां रही है कि लोगों ने हमें यहाँ पर नकारा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन बार बार यही बात निकल कर आती है ना कि 3 से अगर 80 के आसपास कोई पार्टी पहुंच रही है, तो एटलीस्ट कुछ तो उनकी ओर से कामकाज ऐसे वहां पर किए गए होंगे। और आप सीधा सिर्फ बार बार यही कह रहे हैं, सिर्फ बंगाल ही नहीं, केवल जी आप मेरी बात सुनिए, आप बंगाल ही नहीं, आप तमाम और राज्यों का जिक्र करते हुए यहाँ पर मुझे बार बार यही कह रहे हैं कि जनता ने पता नहीं किस वजह से जिता दिया। आप भी तो मंथन करिए ना कि आप लोगों को क्यों नहीं जिताया गया। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, वहां पर तो आप कभी नहीं कहते कि क्या बात है, क्यों हमें यहाँ पर जिता दिया। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कौन कौन से मेहमान हमारे साथ से चर्चा में जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें, कांग्रेस से केवल डींगरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से पंकज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही टीएमसी से मनजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जोशी जी, जिस तरीके से लगातार अभी केवल डींगरा जी की ओर से कहा गया कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ममता दीदी को जिताया तो वो तो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 85 के आसपास जो सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, उसका कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा। मेरा सवाल आपसे ये है, पहले तो आप इस बात का जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद सवाल ये कि कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि इस हार के पीछे के जो कारण है वो शायद ये भी हो सकते हैं कि सीएम का चेहरा यहां पर घोषित नहीं किया गया? क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है लोगों में कि अगर हम नकारे तो किसे नकारे, और साथ ही अगर किसी को अपनाए तो एक होता है ना कि चेहरा अगर सामने हो तो लोगों को लगता है कि इसे वोट देना है, और अगर नहीं हो तो कशमकश की स्थिति होती है, उसमें ना चाहते हुए भी वो लोग पहले वाले चेहरे को वोट देते हुए चले जाते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं डींगरा साहब के कोई जो जैसी चीजें कही है, मुझे लगता नहीं है कि ये चर्चा के विषय है, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र पे इस तरीके की भाषा और इस तरीके की बात करना, और वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा, मुझे नहीं लगता या तो पूछ के नहीं आए अपनी पार्टी से, या उस पार्टी का उनको ज्ञान भी नहीं है, या क्या रीजन हो सकता है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। मुझे शायद उनके जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, लोगों ने सुना और आपके पैनलिस्ट ने भी सुना, तो शायद वो जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल बात रहती है बेसिकली कि भारतीय जनता पार्टी का वहां कहां परेशानी रही, तो देखिए बिल्कुल ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो है जहां चुनाव थे वहां हम चुनाव लड़े, और वहां चुनाव लड़ने के बाद जिसमें हमें वेस्ट बंगाल में जो आशा, बहुत अच्छी आशा थी, बहुत अच्छी जो है हमें लगता था कि हम जो है वोट वहां पा पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जी
से हो सकता है कि हमने कोई चीजें कमी रह सकती हैं, जैसे अभी मनोज भाई कह रहे थे, क्योंकि वो एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं। बिल्कुल। और जो आपने प्रश्न उठाए हैं कि चेहरा है, तो ये सारी बातें कि कहाँ कहाँ किसके क्षेत्र में क्या क्या चीजें रही, कि पार्टी जो है इन चीजों पर मंथन करती है, बाकायदा मंथन करेगी। और एक बात बिल्कुल ठीक कहा है कि जो अभी मनोज भाई ने कहा कि अब जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नई बिल्डिंग होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट रूप में होगी। बिल्कुल जो काम हमें वहां की जनता ने सौंपा है और जो काम हमें दिया है, लोकतंत्र में जो काम दिया जाता है उसका जो है पूरा काम करना, या उसका जो है ईमानदारी से पूर्ण सहयोग करके काम करके हम वहां जो है विपक्ष में जो है हर एक बात को जो है उठाएंगे, हर एक बात की जनता को रखेंगे और जो है विपक्ष की भूमिका को सुदृढ़ तरीके से निभाएंगे। पंकज जी, आपको नहीं लगता जिस तरीके से चुनावी रैलियों में विकास के मुद्दे ना होकर यहाँ पर तमाम धार्मिक मुद्दे कह सकते हैं वो देखने को मिले, तमाम तरह के यहाँ पर नारे लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बेशक आप कह सकते हैं कि सारा नहीं लेकिन कुछ हद तक ये भी एक मेन मुद्दा रहा है कि अगर हम चुनावी रैलियों में विकास के मुद्दे पर बातचीत करते तो शायद यहाँ पर जो हमारा आंकड़ा है वो और भी बढ़ता हुआ नजर आता? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, तो मुद्दे वहाँ के जो हर एक जगह के वहाँ के लोकल मुद्दे होते हैं, लोकल मुद्दे उठाए गए हैं। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छी तरीके से चुनाव लड़े कार्यकर्ताओं ने पूरा वहाँ पर मेहनत करी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के वहाँ के प्रदेश नेता थे, उन्होंने मेहनत करी। लेकिन मैंने कहा ना कि चुनाव के परिणाम कैसे आएंगे, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं है, तो ये जनता के ऊपर था। और जनता का जो मत होता है वही सबसे बड़ा मत होता है, क्योंकि अब उसका परिणाम आ चुका है। अब वो परिणाम आने के बाद उससे मंथन होगा, निश्चित से मंथन होना चाहिए, मंथन करना भी चाहिए पार्टी, तो हम मंथन करेंगे, इसके ऊपर देखेंगे क्या कहते। ठीक 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 है। मनोज जी, आपको क्या लगता है? वही सवाल मेरा आपसे भी है कि कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से वाकई ही, एक तो वही बात कि क्षेत्रीय पार्टी जो है वो अपने लोगों को, अपने राज्य को अच्छे से समझ पाती है, दूसरा ये भी हम बात कर सकते हैं इस मुद्दे को लेकर कि जिस तरीके से तमाम रैलियां आपने देखी होगी, जय श्री राम के नारे वहां पर लगते हुए नजर आए हैं, और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वाकई शायद ही मैंने कोई ऐसी रैली देखी होगी, मैं अगर खुद की बात करूं तो मैंने इतने यहाँ पर बुलेटिन करे हैं, इतने लाइव लिए, शायद ही कोई ऐसी रैली होगी जहां पर विकास के मुद्दे पर बातचीत की गई हो। हमेशा ममता दीदी पर आरोप प्रत्यारोप की यहाँ पर राजनीति की गई है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एक ये भी बड़ा फैक्टर रहा है कि यहाँ पर दहाई का आंकड़ा ना छूते हुए नजर आ रहे हो? केवल जी आते हो आपके पास। प्रीति, देखिए अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे, मैं आपको बड़ा बिंदुवार बताऊंगा। 2014 से पहले मेट्रो सिटी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय अगर सुबह खुलता था तो या तो वामपंथ के द्वारा या टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा बंद करा दिया जाता था। बदली परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो स्टेप को 2019 में लोकसभा चुनाव में तय किया या आज विधानसभा चुनाव में तय किया है, मैं उसकी भी मानता हूं, लेकिन ममता को किले को तोड़ना इतना आसान नहीं है। कारण क्या था? एक कारण ये था कि सारे का मैक्सिमम नेता इनके आईआईटी थे, इनका संगठन जो बेस काम कर रहा था वो न्यू तैयार कर रहा था, लेकिन इनके पास नेताओं का टोटा था। इनके आप अगर उठा के 292 विधानसभा में देखेंगे तो मैक्सिमम कहीं न कहीं 2 वर्ष के अंदर किसी न किसी पार्टी को छोड़ के लोग आए थे। जब आप किसी पार्टी को छोड़ के आती हो तो उसकी नाराजगी स्थानीय स्तर पर होती है, और भारतीय जनता पार्टी की लगभग 40 सीटें मैं ऐसी जानता हूँ जिसपे इनके कार्यकर्ता उस कैंडिडेट से नाराज इसलिए हो गए थे कि जो लगातार आपका विरोध करता रहा हो, चाहे जिला पंचायत में हो, चाहे कारपोरेट हो, और आप उसको विधायक का टिकट दे देते हैं, तो कुछ बेसिक कारण से भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन सही कहा आपने। अब क्या है ना, दूसरा मोदी और राम, मैं बिना राम के देखिए बात वहाँ खत्म नहीं होती है जी। जब जन्मदिन था सुभाष चंद्र बोस जी का, उसमें प्रोग्राम था विक्टोरिया में, तो आपने देखा होगा एक्शन और रिएक्शन। देखिए बंगाल में मोटा मोटा 12 महीना 18 पूजा, हर घर में मंदिर है, पति पत्नी पूजा करते हैं। तो मैंने कहा ना कि बहुत डाइवर्जन का स्पेस नहीं है वहाँ, अगर आप काम करेंगे तो उनकी संस्कृति को लेके काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अब उनकी संस्कृति में अपने आप को इन्वॉल्व करके काम कर रही है। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कांग्रेस को लेकर के, ये सवाल करना कि इतनी सीटें मिल कैसे गई, इतने लोग मिल कैसे गए, इतने वोट कैसे हो गए। प्रीति जी, बेहतर होता राहुल जी अगर आसाम में थोड़ा फोकस किए होते, बंगाल की बात तो नहीं करता, आसाम में थोड़ा फोकस किए होते तो अजमल और वहाँ गोगई
जो नौयत इस बार चुनाव लड़ रहे थे वो बेहतर इनको जीत दिला सकते थे, शायद इनकी सरकार वहां बन सकती थी। लेकिन बंगाल का खोना, इनका जाना, देखिए बड़े कारण है। मैंने कहा ना कि रंजन दास मुंशी बड़े नेता थे, प्रणब मुखर्जी बड़े नेता थे, इन सब का नहीं होना और इनका कैडर का टूट जाना, अब बहुत लंबा संघर्ष होगा बंगाल में इनको दोबारा खड़ा होने के लिए। वामपंथ तो धीरे धीरे विचारधारा क्या लोग ही खत्म होते जा रहे हैं। तो ममता वर्सेस बीजेपी ये तो बंगाल में शुरू हो गया। जीत हार किसी एक की होती, कोई एक जीतता कोई एक हारता है, लेकिन ममता का हैट्रिक करना देश की राजनीति में भविष्य में, या जो गलती कुछ समय पहले आप याद, बिल्कुल मनोज जी आप सही कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं वाकई ही जिस तरीके से आपने कहा कि एक विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। इन 5 राज्यों के जो आंकड़े यहाँ पर आते हो जी 10 सेकंड प्रीति जी, मैं कह रहा हूँ कि जो गलती हम लोग ये देख कर रहे थे कि नीतीश जी मोदी जी के सामने भविष्य में नेता बन सकते हैं, लेकिन ममता जी में हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में वो विपक्ष का बड़ा नेता बन सकती है। बिल्कुल, इस बात से तो इनकार ही नहीं कर सकते मनोज जी, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का काम अगर किया गया है तो साफ दिखता है कि ममता बनर्जी की ओर से किया गया है। लास्ट टाइम जो महागठबंधन बना था तब भी ममता बनर्जी की ओर से यहाँ पर अगवानी की गई थी। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, केवल ढींगरा जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि कोरोना काल के अंदर जिस तरह से इलेक्शन को 8 चरणों में सिर्फ वोट की राजनीति के कारण और लोगों की हेल्थ के बारे में नहीं सोचा गया, तो पूरे मोदी जी ने पूरे देश के अंदर प्रधान सेवक है जो उन्होंने प्रचार करा दबा के, और उसके एवज में राहुल गांधी जी ने ये कहा कि भाई मैं जो है इस कोरोना काल के अंदर अगर इस तरह से होगा तो मैं प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि लोगों को आज आवश्यक सेवाओं की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, और सर इस बात की तारीफ भी की गई है बहुत सारे। सर अगर हम खुद अपने चैनल की बात करें तो हमारी ओर से भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया था, और वाकई जो काम अच्छा विपक्ष की ओर से भी किया जा रहा है तो वो जो काबिले तारीफ है उसकी तारीफ की जाएगी। ये इस बात, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जिस तरह से मोदी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश करी तो लोगों ने उसका जवाब दे दिया इनको। मुझे ये समझ नहीं आ रहा केवल ढींगरा जी, आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय आप ये क्यों नहीं बताते कि राहुल गांधी की ओर से अगर इतना अच्छा फैसला लिया गया था तो उसके बावजूद भी वहां पर जीत हासिल होती हुई क्यों नहीं नजर आई? आप ये बताइए ना, इतना अच्छा फैसला लिया गया था उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को क्यों सीटें मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं मान रहा हूँ आपकी बात कि हमें वहाँ पे सीट नहीं मिली, मैं कह रहा हूँ जो रिजल्ट है वो सामने है, तो कम से कम जनता के फैसले को तो ना नकारें। आप ये तो ना कहें ना कि आपको सीट नहीं मिली तो भारतीय जनता पार्टी को सीट क्यों मिल गई? अरे उनकी तो सरकार नहीं बन रही हूँ। मैं आप सुनिए ना मेरी बात, मैं इसलिए आश्चर्यजनक हूँ कि जो लोगों ने ऑक्सीजन जिनको नहीं मिल रही, बेड जिनको नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल जिनको नहीं मिल रहे, वैक्सीन जिनको नहीं मिल रही, उन लोगों ने बीजेपी को वोट किस तरह से दी है, इस चीज से मैं आश्चर्यजनक हूँ। और सर मैं यही तो कह रही हूँ, तो पूछो ना, मंथन करो ना सर, मंथन करो ना आप इस बात पे, आप इस बात पे भी मंथन करो कि आपको वोट क्यों नहीं दिया गया, और इस बात पे भी आप लोग मंथन करो कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट दे दिया गया। इसके साथ साथ एक और चीज कहना चाहता हूँ, कुछ बड़े चैनल जिन्होंने सिस्टम को दोष ठहराया, जिन्होंने ये कहा कि सिस्टम का दोष है, मैं ये मानता हूँ कि ये मोदी जी का दोष था, सिस्टम का दोष नहीं था। सिस्टम कौन चलाता है? सरकार चलाती है, और सरकार में कौन बैठा है? मोदी जी और जनता से बड़ी तो कोई नहीं है, जनता से बड़ा तो कोई नहीं था, ये मोदी जी और अमित शाह का दोष था। ठीक है सर, आपकी आवाज तमाम लोग सुन रहे हैं, और फिर मैं यही कहूंगी कि जनता से बड़ा तो कोई नहीं है। ठीक है पंकज जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मनोज जी आपके पास आती हूँ। प्रीति जी, एक सवाल था मेरा कांग्रेस प्रवक्ता से। देखिए, जो स्थिति अमेठी को छोड़ करके वायनाड चले गए राहुल गांधी, आधा घंटा हो गया, मुझे तो आप दे नहीं रहे हो चांस। जी आती हूँ मंजीत जी, आती हूँ, आपके पास भी आती हूँ। यही स्थिति ममता के लिए भी खड़ी कर दी गई थी, लेकिन ममता भले कम वोटों जीती हो, लेकिन ममता वहां टिकी रही, नंदीग्राम में भागी नहीं है। फर्क पड़ता है, तीर्थ के नेतृत्व का फर्क पड़ता है। बिल्कुल जी 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 ठीक है, बिल्कुल पंकज जी एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मंजीत जी के पास जाते, वो भी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। मैं तो जवाब इतना ही दूंगा कि आज जो कांग्रेस के व्यवस्था यहाँ बोल रहे हैं, आज चुनाव पर है, वो सूत्र पर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब चुनाव के जो शब्द बोल रहे हैं, पूछिए कि जिस व्यक्ति ने जो है वैक्सीनेशन बनाया और ये कहा, उस वैक्सीन से कितने आपने जो है प्रपंच रचे, कितनी आपने बुराइयां करी, जिसको अप्रूवल मिल जानी चाहिए थी जनवरी के फर्स्ट वीक में, उसको आपने आगे तक क्या उसके पास प्रश्न उठाए। मैं
मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को इन चीजों को सोचना चाहिए और शर्म आनी चाहिए कि आपने हर एक चीज से प्रश्न उठाने खड़े किए। आपने जो आंदोलन खड़े करिए उनमें जो जिस तरीके से कोरोना की लहर फैली उसके लिए जिम्मेदार नहीं बना रहे अपने आपको। मैं यही कह रहा हूँ, उसकी बहस कड़ी बाद में होगी तो बात करेंगे, लेकिन आज के जो लोकतंत्र पर बात हो रही है तो मेरे ख्याल से लोकतंत्र में जो जनता का जो फैसला होता है, जनता ने जो मैंडेट किया है उसी का जो है सिरोधार्य करना होता है। हम इस चीज को मानते हैं कि जो ड्यूटी हमें जनता ने दी है, आज आसाम में हम वापस रिपीट कर रहे हैं, आज हम जो है पांडिचेरी पहले नया स्टेट है क्योंकि वहां पहले सरकार दूसरी थी, आज वहां पर हम आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ काम किया है, हमारे लीडर्स ने काम किया है और इन चीजों पे जो है निश्चित रूप से मनोज जी ने जो कहा है वो बातें जो है होनी चाहिए। ठीक है जी मंजीत जी, आप अपनी बात रखिएगा। जी मैम बोलिए। हेलो जी, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे मंजीत जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पैनल पर तमाम लोग हमारे साथ बने हुए हैं उनसे भी बातचीत करना जरूरी है, आपको वक्त नहीं दे पाए, अब आपके पास आए हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो यही कि आप तो खुशी इस बात से इतना ज्यादा होंगे क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर रिजल्ट जो है, रुझान जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे बहुमत का आंकड़े पार करने के बाद भी उससे अलावा भी यहाँ पर सीटें आपको मिलती हुई नजर आ रही है, तो सीधी सी बात है खुश तो आप काफी होंगे। लेकिन यही है कि अब जो उम्मीदें लोगों ने आपसे करी है, जिस उम्मीदों के साथ 10 साल के बाद दोबारा आपको यहाँ पर 5 साल शासन करने के लिए सरकार ने, लोगों ने यहाँ पर आपको दिए हैं, तो हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि वाकई अब जो वादे आपने रैलियों के दौरान उनसे किए थे, जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, उनको सच साबित करने का फैसला आपकी ओर से लिया गया था, वो यहाँ पर सच होता हुआ नजर आएगा। मंजीत जी देखिए, ममता बनर्जी जो है वो एक ब्रांड नेम है कि जो काम कहा है उसको करके दिखाती हैं। अच्छा, वो फेंकू पार्टी वाला काम नहीं है उनके पास कि जैसे हमारे बड़े शर्म की बात है और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी फेंकू हो गए हैं जी, कि वो बोलियां लगाते हैं बिहार में जाकर के 10 लाख करोड़ से काम चलेगा, नहीं चलेगा, 15 लाख से चलेगा। तो ऐसा वो जो उनका अभियान है ना, वो जो अभ्यास है उनका झूठ बोलने का, वो ममता बनर्जी के पास नहीं है। ममता बनर्जी की जीत का कारण भी यही है कि ममता बनर्जी लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं और जो अपनी वायदे की पक्की हैं, जो बात कहती हैं वो करके दिखाती हैं। और देखिए कितना बड़ा चैलेंज है, और गारंटी करता हूं कि इतना बड़ा चैलेंज कोई नहीं ले सकता था इस सिचुएशन में कि पूरी एक देश की एक ओनली वन सिंगल महिला मुख्यमंत्री और बनाम पूरा देश, माने के 17 स्टेटों के सीएम, पूरे केंद्र के सारे सभी मंत्रिमंडल, पूरी सीबीआई, आरबीआई, डीजीआई, पता नहीं कौन कौन सी आई, क्या क्या एजेंसियां, कौन कौन सी एजेंसियां, कौन कौन सी पलटन, इवन के आर्मी तक को भी इन्वॉल्व करने वाले थे। अगर मेरे को लग रहा है कि शायद उनको भी कहीं डिप्लॉय किया होगा। तो इतने लोगों के साथ फिर साम दाम दंड भेद सब कुछ, पहले लोगों को डराओ, पहले लोगों को वोट करने के लिए उकसाओ कि नहीं आप भाजपा को, कमल को वोट करो, नहीं करते तो गोली मारो बाहर खड़े होके। तो ये सब करने के बाद भी अगर ममता जीतती हैं तो इसमें ये बीजेपी वालों को कुछ तो समझना होगा कि देश के लोगों के प्रति आपका अगर कुछ नरम रवैया होगा तो शायद आपको लोग पसंद करें। ठीक है, कांग्रेस मंजीत जी क्या वजह मानते हैं आप? आपने तो कहा कि यहाँ पर आम लोगों के साथ जुड़ी हुई है ममता दीदी। आऊंगी पंकज जी आपके पास कि दीदी ममता जो है वो जमीन से जुड़ी हुई है, 10 साल यहाँ पर उनकी ओर से विकास के काम किए गए हैं और इसी की बदौलत यहाँ पर एक बार फिर से उनकी सरकार बनती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूंगी मंजीत जी, उनकी क्या कुछ कमियां आपको नजर आई? आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी नब्ज वो लोग नहीं पकड़ पाए कि यहाँ पर वो अभी फिलहाल जो है जो सबसे बड़ी जो बात है ना, वो तो एक महिला का अपमान करना बंगालियों को नहीं भाया। ठीक है, दीदी ओ दीदी वाला वो जो डायलॉग, वो सड़क छाप गुंडों वाला जो होता है ना, वो डायलॉग बोला था मोदी जी ने। तो उसके वो लोगों को देखिए, पंजाब और बंगाल 2 स्टेटें ऐसी हैं जहाँ पे महिला बहू बेटियों का सम्मान किया जाता है और उनको देखिए, मैं ये बाकी सूबों को ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग अपनी बहू बेटियों की आबरू के लिए मर मिटते हैं। ठीक है, और ये वहाँ की बंगाल की बेटी को इस टीजिंग के मामले में लोगों ने पसंद नहीं किया मोदी जी को, इसीलिए मोदी जी को नकार दिया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास जो उनकी कमी है वो यही है कि वो बातूनी बोलते ज्यादा है, काम कम करते हैं। अच्छा। ठीक है, बोलते ज्यादा है, हमने ये कर दिया। अभी देखिए, अगर इतना बोलना था
एक पीएम केयर फंड लेकर के इन्होंने एक वो चालू किया था, उसको इसने आरटीआई के घेरे से बाहर निकाल दिया मोदी जी ने। वहां पे अरबों खरबों रुपए का घोटाला हुआ है। और ये जब बता रहा हूं मैं, जब ये मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे उसके बाद एक निष्पक्ष इसके ऊपर जांच बैठेगी और इसमें ये दोषी पाए जाएंगे। मैं आज ही बता रहा हूँ, ये दोषी पाए जाएंगे उसमें, ठीक है। तो तब इनको वो सब उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये अब जो किसान के, पंजाब के किसान के मामले में जो इन्होंने निर्दयता दिखाई है, इतने 400-500 लोगों के मरने के इनके सर पे जूं तक नहीं रेंगती है, तो वो उस चीज का इनको खमियाजा भुगतना पड़ा है। कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अगर भारतीय जनता पार्टी देश का किसान बंगाल में गया, असम में गया, केरला में गया, हर स्टेट में जाकर के उन्होंने अपना दुखड़ा रोया और देश के लोगों ने उनका दुखड़ा सुना और उस पे अमल किया। इसी कारण बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। ठीक है जी। पंकज जोशी जी, देखिए, मंजीत जी ने कहा देश का किसान असम में गया, पांडुचेरी में गया, वहाँ क्या हुआ, तो देखो खुद ही बोल गए वो। दूसरी बात समझ नहीं आना चाहता, मैं कहीं बातों पे नहीं आना चाहता, लेकिन मैं सीधा आना चाहता हूँ। कम से कम मैं कह रहा हूँ मंजीत जी की इस बात से मुझे बड़ा खुशी मिली कि कम से कम उन्होंने ईवीएम पर प्रश्न नहीं उठाया। तो अभी जो है वो कह देते कि भाई उन्होंने कहा आर्मी आ गई, ये आ गए, वो आ गए, लेकिन ईवीएम मशीन भैया क्या इटली से लेकर आए थे? क्या इटली से? या चुनाव आयोग इटली वाला था? ये तो यदि यहाँ कुछ हो जाता है तो वो प्रश्न भी उठ जाता कि जो है इन्होंने जो है सब कुछ जो है वो कुछ कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ कम से कम इस चीज का जो है भरोसा है कि आज जो है चुनाव आयोग से प्रश्न नहीं उठाया और चुनाव आयोग जो है कहीं ना कहीं जो है निष्पक्ष रूप से चुनाव करने में सफल हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से तुष्टिकरण की नीतियां अपनाई गई है, जो चीज देखी है, सब लोगों ने देखी इन चीजों को, और मैं कह रहा हूँ फिर कह रहा हूँ कि आने वाली चीजों के ऊपर जिस तरीके के व्यवहार है, जिस तरीके की आज बात की जानी चाहिए, जिस तरीके की होना चाहिए, वो शायद नहीं है। जैसा इन्होंने कहा कि जो है बहू बेटियों की, मैं कह रहा हूँ कि बहू बेटियों की यदि आप देखेंगे तो यदि पद्मिनी का यदि आप जौहर पढ़ लेंगे तो मैं कह रहा हूँ बहुत महाराजा रणजीत सिंह को पढ़ेंगे तो शायद जो है मंजीत जी आज करें शायद वो जो है खुद से भी वो करेंगे। और उसके बाद भी यदि मंजीत जी यदि केवल, लेकिन आपको नहीं लगता पंकज जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चुनावी रैली में तमाम लोगों के सामने जिस तरीके से ममता दीदी को लेकर उन्होंने कहा था ममता दीदी ओ ममता दीदी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वाकई इस तरीके से जो उनकी ओर से वहां पर चुनावी प्रचार प्रसार किया गया, एटलीस्ट वहां पर जो लोग उन्हें इतनी रेस्पेक्टली नजरों से देखते हैं, वो 10 साल से वहां पर राज कर रही है, उनके शासन में जो लोग कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें कहीं तो बुरा लगेगा ही। देखिए, मैं कह रहा हूँ कभी भी कोई अशब्द नहीं कहा गया। मैं कह रहा हूँ ममता दीदी नहीं बल्कि किसी भी महिला के लिए जो है प्रधानमंत्री की तरफ से कोई अशब्द जो है पवित्र शब्द अशब्द नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि क्या आज जो है टीएमसी के जो है एक इतनी सी जीत के ऊपर जो है एक देश के प्रधानमंत्री को जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे, क्या इस देश की सभ्यता है, इस देश की संस्कृति है? इस देश के प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द यूज करना, वो इस टाइम केवल व्यक्ति नहीं है, इतने बड़े देश का, विश्व का सबसे बड़ा जो है सेकंड नंबर का देश है जिसका बेसिकली 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हैं। आज उसके नेतृत्व पे आप प्रश्न उठाने की बात आप ये कहेंगे? तो मैं कह रहा हूँ ये खुद की जो है गिरबान में झांकना चाहिए कि हम किसी को क्या कह रहे हैं और क्या शब्दों का यूज कर रहे हैं। मैं आपके चैनल से यही कहना चाहता हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर ढींगरा जी ने शब्द यूज किए, अभी मंजीत जी ने यूज किए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके जो शब्द हैं ये ना तो कहीं इस देश की किसी भी राज्य में, मैं कह रहा हूँ मैं किसी भी राज्य में नहीं कह रहा, पूरे भारतवर्ष के हर एक राज्य में जो शब्द हैं वो नहीं उपयोग होते। हमारी संस्कृति हो सकता है पहनाव भिन्न हो, सब कुछ भिन्न हो, लेकिन हमारी संस्कृति जो है ये संस्कृति को जो है कभी पसंद नहीं करती, किसी भी जगह पे पसंद नहीं करती, और इसीलिए ये इतना बड़ा जो है विभिन्न राज्यों में जो है जिलों में बटा हुआ राज्य जो है, और आज पूरा राष्ट्र है, तो राष्ट्र देखते हैं और चुनाव आए हैं, परिणाम आए हैं, हम उनको जो है शिरोधार्य से वो करते हैं, कहीं हताश और कहीं जो है निराश नहीं है। हम इसलिए हम कह रहे हैं कि हम इन चीजों को हम पूरी जो नहीं, बिल्कुल पंकज जी, लेकिन बेशक आप हताश नहीं हुए हैं, बेशक आप परेशान नहीं हुए हैं, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि सपने तो टूटे ही हैं आपके, क्योंकि एक और जहां पर अमित शाह रैली में संबोधित करते हैं, तमाम नारे लगाए जाते हैं कि 200 के पार सीटें मिलती हुई नजर आएगी, वो तो अपने मन में बैठा चुके थे कि वाकई इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, नहीं प्रीति जी, हमने सबसे पहले याद करिए 1989 में पहला नारा लगाया था, जहां, और उस नारे को हमने जो है 2020 में पूरा किया कि नहीं किया बताइए? 1989 में हमने लोगों ने जो है कांग्रेस ने वहां पर जान दी कि नहीं थी, लेकिन हमने उसको पूरा किया कि नहीं किया? हम पीछे हटे। हमने जो है जो 1952 के अंदर जो वहां पर गए, जिस धरती के ऊपर कहा कि
जो है एक निशान, दो निशान, दो गोदाम, दो विधान नहीं चल पाएंगे। हमने पूरा किया नहीं किया, बताइए आप। हमने कहा ना कि देखिए हम इन चीजों से निराश और हैरान नहीं है, वक्त आएगा हम पूरा करेंगे। ठीक है, केवल जी आप अपनी बात रखिएगा, उसके बाद मनोज जी आपके पास आती हूँ। देखिए, हमारे देश के जो राजा हैं उनको झूठ बोलने की बीमारी है। हमें ये चाहिए, अभी भी जो है इनको बोलना चाहिए राजों से भी, इनको ये समझना चाहिए कि इन्होंने राजा बोले हैं देश को। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में 200 का पार का नारा दिया था वो झूठा साबित हो गया आज, और जिस तरह से दिल्ली में 50 पार का नारा दे दिया था वो भी झूठा साबित हुआ। सर वो हरियाणा में दिया था 240 पार 200 का नारा दिया था वो भी फेल हुआ। हरियाणा के अंदर 75 पार का नारा दिया था वो भी फेल हो गया। उसके बाद इन्होंने डिजिटल इंडिया किया था वो भी फेल हो गया। केवल जी मुझे तो ये नहीं, देखिए केवल जी मेरी बात सुनिए आप, मुझे ये समझ नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्यों बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए है ना हमारे पास पंकज जी, वो बता रहे हैं। आप तो ये बताइए ना कि कांग्रेस का स्टैंड करती है, कांग्रेस कैसे दिन प्रतिदिन पीछे होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अगर सही तरीके से मुकाबला करती तो आपको नहीं लगता कि रिजल्ट के परिणाम कुछ और होते। अगर एक विपक्ष की आप अच्छी तरीके से, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, 5 स्टेटों में से हमारी स्टेट आई है तमिलनाडु, और इनकी स्टेट आई है असम। एक स्टेट आई है, एक बीजेपी एक कांग्रेस को। मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, एक ममता बनर्जी को चली गई। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सी स्टेट आई है और कौन सी स्टेट गई है। कोरोना काल के अंदर जितने झूठ बोले हैं मोदी जी ने, उनके ऊपर इनको अपने लगाम लगानी चाहिए। आगे से झूठ बोलने तो आपको क्या लगता है कि 85 के आसपास सीटें जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, क्या कारण लगता है आपको? हमारे देश के राजा को झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। अच्छा, और आप बंद कर दो हमारे देश का राजा। फिर वही बात है। अच्छा, तो शायद यही वजह है आपकी हार की कि आप लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। खुद की जमीन खिसक रही है, उसका कोई मतलब नहीं है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक स्टेट इन्होंने जीती है, एक हमने जीती है। अच्छा, ममता बनर्जी ने जीती है। ठीक है, मतलब बराबर का खेल है यहाँ पे। होते रहते हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते, हम सच की राजनीति करते हैं। लेकिन क्या फायदा, सच बोल के भी तो एक ही राज्य आया ना आपके हिस्से। आप कह रहे हैं बराबर, तो सच बोल के भी एक ही। जब लोगों को समझ में आएगी कि सारे ऑक्सीजन के सारे प्लांट, सारा सिस्टम, सारे हॉस्पिटल। अच्छा चलो, आप मुझे ठीक है केवल जी, आपको क्या लगता है फिर? तो अपने आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है सर, मैं चर्चा को और भी आगे बढ़ाती, लेकिन इतना वक्त नहीं। एक आखिरी कमेंट मनोज जी आपसे लेना चाहूंगी। बिल्कुल केवल जी, बिल्कुल। प्रीति जी, जीत में जिम्मेदारी और गंभीरता होती, हार में चिंतन होता है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों के लिए, टीएमसी चूंकि तीसरी बार सरकार बना रही, उनको बधाई, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, कार्यकर्ता ने, नेता ने वहां प्रयास किया और 80 सीटें जीत के आए। अब हम दूसरे मुद्दे की बात कर ले जहां बातें छूट जाती। बंगाल की संस्कृति को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके कैडर ने अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट करके उसको राजनीति करने की कोशिश की है, ये अलग बात होगी। आप देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के सुभाष चंद्र बोस से लेकर के किसी को वो भूले नहीं है, छोड़े नहीं है, बल्कि सबको कहीं न कहीं अपनाने की कोशिश की है। बिल्कुल। इसलिए भविष्य में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ही दिखेंगे बंगाल में। और बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा है, कांग्रेस प्रवक्ता पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पर इनकी स्थिति, भाई आपको तो जंग में रह करके वहाँ हार जीत में तय करना था, किसी के साथ होना था, अपनी सीटें जीतनी थी, ना कि दूसरे की फूटी आंख देकर खुश होना था। रही बात कि किस बात पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। देखिए, चुनाव में जब आप उतरते हैं तो जंग होती है, और जंग में बहुत सारे नारे, बहुत सारे वादे और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसपे हम लोग चर्चा परिचर्चा बाद में करते रहते हैं। बिल्कुल। पर जो दिशा बदलेगी प्रीति जी, हम लोग क्योंकि देखिए 29 राज्यों का देश है, 5 साल में 3-4 चुनाव कहीं कहीं होते रहते हैं। भविष्य में अगर महीने गिन लें तो उत्तर प्रदेश और पंजाब को चुनाव होने वाले हैं 2022 में, और इसका असर कहीं न कहीं उन सब जगहों पे पड़ने वाला है। पुनः ममता के कैडर ने, ममता की मेहनत ने, ममता के सारे समीकरण ने काम किया और उनको अप्रचंड जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत अच्छे प्रयास से एक अच्छी सीटें लेके आई है, और वहाँ की जनता के लिए बेहतर क्या होगा कि विपक्ष का मजबूत होना देश के लिए, राज्य के लिए बहुत जरूरी है। देश में विपक्ष कमजोर है, इसलिए मोदी जी पे लगाम नहीं लगती है, लेकिन ममता में लगाम लगाने के लिए 80+ लगभग विधायक जीत के भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं। और कुछ कहना नहीं। सही कहा आपने, बिल्कुल। अगर विपक्ष मजबूत
होता तो शायद देश की स्थिति जो थी वो भी कुछ हो रही होती, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय तथ्यों पर यहाँ पर बात होती हुई नजर आती। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।